जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीके स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल पे। आइए मेरे भाई, सभी डीएलएड के छात्र छात्राओं के लिए आज वापस से हम लोग लेकर आए हैं आपके सोशल स्टडीज़ यानी कि सामाजिक अध्ययन वाला क्लास। 2 दिन से क्लास नहीं आ रहा था क्योंकि थोड़ा तबीयत मेरा बिगड़ गया था, इस वजह से उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। और चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। इससे पहले था साइंस का क्लास और ये था उसका होमवर्क। सवाल आपसे पूछे थे कि द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाता है, तो काफ़ी सारे लोगों ने सही जवाब दिया है ना। वाष्पीकरण यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, द्रव जब गैस में बदल रहा है तो उसको वाष्पीकरण कहते हैं। कई सारे लोग ऊर्ध्वपातन लगा दिए। देखिए, ऊर्ध्वपातन कब होता है? जब ठोस गैस में बदलता है डायरेक्ट, मतलब ठोस को पहले द्रव में बदलना चाहिए फिर गैस में होना चाहिए। जैसे नॉर्मल मान लीजिए कि बर्फ है, बर्फ का टुकड़ा जब हवा के संपर्क में आता है तो पहले वह द्रव बनेगा, फिर द्रव को हम गर्म करेंगे या धीरे धीरे ये अपने आप वाष्पित होगा, है ना। तो ठोस से द्रव, फिर द्रव से गैस बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। यदि ठोस डायरेक्ट गैस बन जाए तो उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं, लेकिन यदि द्रव गैस के रूप में जाए तो उसको हम वाष्पीकरण कहते हैं। समझ गए, है ना। सही आंसर करने वाले में से है आरती, सब्बो, ब्रिजेश, हसन, मंटू, वरुण, काजल, लवली, विज्ञान विजन और प्रवीण भाई साहब। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं। यहाँ से आपका स्टार्ट होता है प्रैक्टिस सेट। तो चलिए कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए फटाफट और शुरुआत कीजिए। देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में कोडिंग शब्द किसे इंगित करता है। ये बहुत मस्त क्वेश्चन है मेरे भाई, वीवीआई नोट कीजिएगा। अब क्यों वीवीआई नोट कीजिएगा कि इससे रिलेटेड एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपके पूछा गया है। क्या? तो स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था या किसने किया था, इस प्रकार का क्वेश्चन एक प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। क्या था सवाल मेरे भाई? स्पेनिंग जेनी। कहिएगा सर ये है क्या स्पेनिंग जेनी? तो यह एक सूत कताई मशीन था मेरे भाई, सूत कताई मशीन। कब इसका खोज होता है? तो ये डेट याद रखिएगा, 67 ईस्वी में होता है। और कौन इसके खोज करते हैं? तो मेरे भाई खोज करता था जेम्स हारग्रीव्स, है ना। आप सिर्फ हारग्रीव्स याद रखिए, हारग्रीव्स कुछ इस प्रकार से उसका नाम था। तो इस वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था स्पेनिंग जेनी। यह एक सूत कताई मशीन था। मतलब पहले क्या होता था, जब कपड़ा का काम चलता था तो उसमें कई सारे सूत एक साथ नहीं काटे जा सकते थे। एक इंसान धीरे धीरे कर करके एक एक जो धागा होता है ना उसको काट काट करके कपड़े बनाते थे। लेकिन जब इस मशीन का आविष्कार हुआ ना तो मेरे भाई औद्योगिक क्षेत्र में क्रांति आई, है ना, स्पेनिंग जेनी की वजह से। तो इसलिए सवाल इंपॉर्टेंट बन जाता है और आपके प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। तो ध्यान रखिएगा, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार 1764 में होता है। कौन करता है? हारग्रीव्स करते हैं। और इसी से रिलेटेड ये शब्द पूछ रहा है कि औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में कोडिंग शब्द किसे इंगित करता है। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? कहिएगा सर बी हो जाएगा। उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें कपास या ऊन की कताई की जाती है, उसी को कहते हैं कोडिंग। ध्यान रखिएगा, ये शब्द इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसलिए इसको सबसे पहले हम रखें, ध्यान रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? बताइएगा मेरे भाई, अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? तो कहिएगा सर करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 रत्न थे। इसको 9 रत्न भी कहा जाता था, 9 रत्न, या फिर कहीं कहीं पे नवरत्न भी लिखा रहेगा ना, नवरत्न। तो 9 रत्न या नवरत्न एक ही बात है। कौन कौन थे? तो राजा बिरबल थे, है ना, राजा टोडरमल, एक थे राजा मान सिंह, एक थे अब्दुल फजल फैजी, तानसेन, अब्दुल रहीम खाने खाना, एक था अजीउद्दीन कुछ इस प्रकार का नाम था, एक था अजीज कोका। तो कुल मिलाकर के 9 थे। उसी को नवरत्न या फिर नवरत्न के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर मेरे भाई बी हो जाएगा। ध्यान रखना है कितने रत्न थे, आप बस ये याद रखिए। देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी। बताना है कि गोवा से पहले पुर्तगाली मतलब जब भारत में प्रवेश किए थे तो शुरुआत में अपना राजधानी नगर किसको बनाया था, यही ये पूछ रहा है। बाद में तो गोवा को स्थानांतरित कर दिया है ना, लेकिन पहले कौन था यही ये पूछ रहे हैं। तो भाई मेरे करेक्ट आंसर हो जाएगा कोचीन। ध्यान रखिएगा, कोचीन। अभी जब आप मैप वगैरह में ढूंढिएगा तो कोचीन नाम नहीं मिलेगा, कोच्चि मिलेगा, कोच्चि, है ना। तो नाम चेंज कर दिया गया, कोची नाम है अभी, ठीक है। तो कोचीन बोलिए या फिर कोची बोल लीजिए। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? कहिएगा सर ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर छोटा सा एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय थे फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा, उन्होंने ही कोचीन को अपना राजधानी नगर बनाया था, ठीक है। लेकिन बाद में भारत के ही प्रथम पुर्तगाली गवर्नर हुए नीनो डी कुन्हा, जिसने कि 1530 ईस्वी में, ये डेट थोड़ा सा याद रखिएगा, कब अगर पूछा जाए ना कि स्थानांतरित कब किया कोचीन से गोवा, तो 1530 ईस्वी में। किसने किया था? नीनो डी कुन्हा ने किया। ये भारत के प्रथम पुर्तगाली गवर्नर थे, ठीक है। तो इतना सा पॉइंट बस आप ध्यान रखिएगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया। बताइए कहाँ भेज दिया बहादुर शाह द्वितीय को? तो भाई मेरे करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहिएगा सर रंगून कारावास में बंद कर दिया था। अच्छा, ये रंगून कहाँ पड़ता है मेरे भाई? तो ध्यान रखिएगा, ये उस समय नाम हुआ करते थे बर्मा। अभी बर्मा को ही म्यांमार के नाम से जाना जाता है, म्यांमार, उसमें बर्मा,
ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अंग्रेज ने आखिर बहादुर शाह द्वितीय के साथ ऐसा क्यों किया? तो ऐसा कहा जाता है कि 1857 का जो विद्रोह जो हुआ था, उस समय इस बहादुर शाह द्वितीय को षड्यंत्रकारी घोषित कर दिया गया कि भाई तूने षड्यंत्र रचने की कोशिश की है। तो इस वजह से अंग्रेजों ने क्या किया, बहादुर शाह द्वितीय को रंगून कारावास में जाकर के बंद कर दिया, देश से बाहर ले जाकर के। कहाँ पर? तो कहिएगा सर म्यांमार, उस समय के नाम से जाने जाते थे बर्मा। ठीक है, तो अगर सवाल पूछे कहाँ भेज दिया, ऑप्शन में बर्मा है, तो समझ लीजिएगा ये वही म्यांमार की बात कर रहा है, रंगून कारावास की बात कर रहा है। ठीक है, याद रहेगा ना, ध्यान रखिएगा इन सारे पॉइंट को। अगले सवाल पर आते हैं। देखिए सवाल आपसे पूछ रहा है कि अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था? सवाल को थोड़ा गौर कीजिएगा, सवाल पर क्या कह रहा है। कहता है अंग्रेजों के मतलब जब भारत में अंग्रेज का शासन काल चल रहा था, उस समय आखिर से एक पूर्व वायसराय कह रहा है, आखिरी का नहीं कह रहा है, आखिरी से एक पूर्व वाला कह रहा है। ध्यान से लगाइए, बिल्कुल यहाँ पर जो भी मेरे भाई वेवेल लगाए हैं आप बिल्कुल सही है। वेवेल कब अपना वायसराय का पद ग्रहण करते हैं? तो कहिएगा सर अक्टूबर 1943 में ये अपना पद ग्रहण करते हैं। और कब तक रहते हैं? फरवरी 1947 तक रहता है। तो देखिए फरवरी 1947 मतलब अभी भी देश आज़ाद हमारा नहीं हुआ है। और इसके अगले महीने मार्च 1947 में कौन अपना पद ग्रहण कर लेते हैं वायसराय के रूप में? कहिएगा सर माउंटबेटन कर लेते हैं। और इसी के शासनकाल में हमारा देश आज़ाद भी होता है। और कब होता है? 15 अगस्त 1947 को जाके आज़ाद हो जाता है। तब तक जो है वायसराय के पद पर यही थे। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए, और खूब पूछा जाता है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, या नोट कर रहे हैं तो कर लीजिएगा, ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन हुए? तो कहिएगा सर माउंटबेटन। और यदि पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय कौन हुए? तो कहिएगा सर माउंटबेटन। मतलब समझ रहे हैं, जब ब्रिटिश का अंतिम शासनकाल चल रहा था उस समय भी माउंटबेटन थे, है ना, मार्च 1947 में यही थे। और उसके बाद यदि पूछा जाए कि स्वतंत्र, जब हमारा भारत स्वतंत्र हो गया तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय कौन हुए? तो कहिएगा सर ये माउंटबेटन ही हुए। समझ गए ना। तो लॉर्ड माउंटबेटन से दो प्रकार के आपके सवाल पूछा जा सकता है। लेकिन सवाल में यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा है, कहता है इससे पूर्व कौन थे, करा ना कि आखिरी से, आखिरी तो यही था लेकिन आखिरी से एक पूर्व वायसराय कौन थे? तो आखिरी में उससे पहले यही वेवेल हुआ करते थे ना, अक्टूबर 1943 से फरवरी 1947 तक इसी का शासनकाल रहता है। अब रहेगा ना याद, तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई, इस पॉइंट को, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, है ना। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? बी होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, समझिएगा अगला क्वेश्चन। देखिएगा यहाँ पर पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? करा चुके हैं शायद ये सवाल आप सभी को, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? कहिएगा सर 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन और याद रखिएगा कि भारत का जो राष्ट्रीय गान है और जो भारत का राष्ट्रीय गीत है उसको कब अपनाया गया? तो ये दोनों एक ही डेट को अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950। ये इस वाले डेट को याद रखिएगा। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय गान जो जन गण मन है और राष्ट्रगीत वंदे मातरम है, जो इसको संविधान सभा द्वारा कब एक्सेप्ट किया गया? तो ध्यान रखिएगा 24 जनवरी 1900, यहाँ पर क्या हो जाएगा 50। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 याद रखिएगा। एक सवाल और, यदि आपसे पूछा जाए कि संविधान को कब अंगीकृत किया गया, तो ये प्रस्तावना में भी डेट लिखा हुआ है, कहिएगा सर 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। तो ये डेट भी थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। इन तीनों डेट को याद रखिएगा, इससे रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिएगा मेरे भाई यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कहता है नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। भारत के प्रथम पीएम कौन हुए थे? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है ना इसने प्रारंभ किया था नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र, याद रहेगा ना। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, भारत के प्रथम पीएम भी थे ये। अगले क्वेश्चन पर आइए। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पारसियन कहाँ से सीखी थी? तो करेक्ट आंसर कहिएगा सर अंबाला से सीखा था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा अगर आपसे पूछा है कि खालसा पंथ का, इससे रिलेटेड खूब अच्छा क्वेश्चन पूछा था, खालसा पंथ का स्थापना किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। ये कौन थे? सिखों के 10वें गुरु, सिखों के 10th नंबर के ना, सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना किया, है ना। खालसा इस प्रकार से होता है ना, खालसा पंथ। ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने ही करते हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी बहुत अच्छा पूछा था, इनका जन्म बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जन्म इनका कब और कहाँ हुआ? तो 1966 में होता है इनका जन्म। और कहाँ होता है मेरे भाई? कहिएगा सर पटना में होता है। ठीक है, पटना में होता है इनका जन्म, ये भी याद रखिएगा। 1966 में पटना में होता है। ये सिखों के 10वें गुरु थे, खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने ही किया था। बाकी इन्होंने पारसियन वगैरह शिक्षा वगैरह कहाँ से सीखी? तो अंबाला से, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि अमजद अली खान इसको बजाने के लिए जाने जाते हैं। अमजद अली खान किसे बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो कहिएगा सर सरोद बजाने के लिए जाने जाते हैं। डायरेक्ट याद रखिएगा, बस करेक्ट आंसर ऑप्शन ए आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि अबाकस, है ना, इसका मुख्य उपयोग क्या है?
कहीं कहीं पे आपको अबाकस, कहीं पे अबेकस भी लिखा हुआ मिलेगा। तो बताइएगा अबाकस का मुख्य उपयोग क्या है? तो कहिएगा सर यह एक प्रकार का क्या था? कहिएगा सर कंप्यूटर था। ध्यान रखिएगा सवाल पूछा जाता है कि दुनिया का पहला गणना करने वाला यंत्र कौन था, यानी दुनिया का पहला कंप्यूटर नाम था अबाकस। ध्यान रखिएगा, ठीक है। यह गणना है ना, या फिर ये कहीं कि जोड़ घटाव करने वाला एक प्रकार का यंत्र था, दुनिया का पहला कंप्यूटर था ये इस प्रकार से कोई डिजिटल कंप्यूटर नहीं था। ये इस प्रकार से एक काठ का, लकड़ी का बना हुआ करता था और इसमें जो है इस प्रकार से रॉड फंसा हुआ करता था और उसमें मिट्टी के मन के बने हुए करते थे कई सारे है ना। तो इसको ऊपर नीचे खिसका करके काउंट किया जाता था, बस यही था। ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं था, लेकिन पहला जो है यदि पूछा जाए तो नाम बस आपको याद रखना है अबाकस, ठीक है। एक प्रकार का कंप्यूटर था ये, लेकिन डिजिटल कंप्यूटर नहीं, तो उसमें डिजिटल कहाँ था, है ना। तो ध्यान रखिएगा आपको बस, है ना। अगले क्वेश्चन पर आइए। देखिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? आपके प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखिएगा। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? कहिएगा सर आर्सेनिक का बढ़ा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि पटना का पुराना नाम क्या था? इजी है। पटना का पहला पुराना नाम क्या था, प्राचीन नाम? तो अजीमाबाद नहीं, कुसुमपुर नहीं, पाटलिपुत्र। करेक्ट आंसर क्या होगा? कहिएगा सर पाटलिपुत्र था, है ना। सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि पटना कितना बार बोलेंगे। भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई? भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई? तो कहिएगा सर कानपुर में खोला गया था, यूपी के कानपुर में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कहिएगा सी हो जाएगा। कब खोला गया? 1876 में खोला गया। कहाँ खोला गया? यूपी के कानपुर में, याद रहेगा। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। देखिए मेरे भाई यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि जलियांवाला बाग कहाँ पर है? जलियांवाला बाग कहिएगा सर पंजाब के अमृतसर में है। यदि आपसे स्टेट का नाम पूछे तो पंजाब और जगह का नाम पूछे तो अमृतसर, याद रहेगा। पंजाब के अमृतसर में है। यह एक प्रकार का क्या है? सार्वजनिक उद्यान है ना, सार्वजनिक उद्यान है। सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को होता है। ध्यान रखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। कहाँ पर पड़ता है? पंजाब के अमृतसर में मेरे भाई। अगला क्वेश्चन कहता है कि जरवार जनजाति कहाँ पाई जाती है? बताइए जरवार जनजाति कहाँ पाई जाती है? कहिएगा सर अंडमान। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अंडमान द्वीप पर पाई जाती है जरवार, या फिर कहीं कहीं पे इसी का नाम आपको जारवा भी मिलेगा। जारवा जनजाति या जरवार कह लीजिए, ठीक है। कहाँ पाया जाता है? अंडमान द्वीप पर। इंडियन गवर्नमेंट जो है मेरे भाई, हमारे भारत सरकार इसको आदिवासी समूह का दर्जा दिए हुए हैं। क्या है ये? इसको एक प्रकार से आदिवासी समूह माना गया है। आदिवासी समूह याद रहेगा ना, किस एक प्रकार का ये आदिवासी समूह है। और ये जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो अंडमान द्वीप पर पाई जाती है, ठीक है। एक प्रकार के अस्थाई निवासी, ऐसा नहीं कि यहाँ है आज तो कल कहीं और रहेंगे। अस्थाई निवासी, स्टेबल रूप से वहीं पर ये लोग रहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, समझिएगा। कहता है कि नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ? बताइए नीति आयोग कब अस्तित्व में आते हैं मेरे भाई? तो भाई इजी क्वेश्चन है, जनवरी 2015 में आते हैं ना, 1 जनवरी 2015। करेक्ट आंसर यहाँ पर मेरे भाई ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, है ना। जो आपका ये पंचवर्षीय योजना चला करते थे उसी को तब्दील कर दिया गया, किस रूप में? नीति आयोग के रूप में, है ना। उसी को कहा जाने लगा नीति आयोग। और यह अस्तित्व में कब आया? जनवरी 2015 में। अभी इसके सीईओ चेंज हो चुके हैं, करंट अफेयर के रूप में थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा। अभी अगर पूछा जाए कि नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो अभी एक जो है महिला बनी है, क्या नाम है उसका? निधि छिब्बर। निधि छिब्बर, ठीक है। हिंदी में ही लिख देते हैं, है ना, क्या इंग्लिश में लिखना, है ना। ध्यान रखिएगा निधि छिब्बर, निधि छिब्बर, यह भी वर्तमान इसके सीईओ हैं नीति आयोग के, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिएगा यहाँ पर पूछ रहे हैं पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? पवनार आश्रम को ही मेरे भाई परमधाम आश्रम के भी नाम से जाना जाता है। परमधाम आश्रम, इसके संस्थापक कौन थे? कहिएगा सर विनोबा भावे जी थे। अच्छा, आपका प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछा गया पिछले साल कि भूदान आंदोलन की शुरुआत या भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो यही आचार्य विनोबा भावे जी थे, याद रहेगा ना। भूदान आंदोलन के प्रणेता या भूदान आंदोलन शुरुआत किसने की? तो विनोबा भावे जी ने। किस आश्रम से? तो ये अपने द्वारा ही संस्थापित किया गया पवनार आश्रम से ही इन्होंने भूदान आंदोलन शुरुआत किया था, याद रहेगा ना। अच्छा, ये भूदान आंदोलन पवनार आश्रम ये है कहाँ पर? तो ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र के वर्धा नामक जिले में है, महाराष्ट्र में पड़ता है ना। महाराष्ट्र में कहाँ पर? तो कहिएगा सर वर्धा जिले में, ठीक है, याद रहेगा। तो इन सारे पॉइंट को ध्यान रखिएगा। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो कहिएगा विनोबा भावे। अगला क्वेश्चन कहता है जापान की संसद क्या कहलाती है? बताइए
जापान की संसद का नाम क्या है? भाई मेरे ध्यान रखिएगा, डाइट नाम है। जापान की संसद का नाम डाइट है। इससे पहले वाले क्लास में आपको है ना संसद के कई सारे नाम लिखवाए हैं, वो याद रखिएगा। पिछला क्लास नहीं देखें तो देख लीजिएगा मेरे भाई, इंपॉर्टेंट होता है सारा क्लास। और डाइट, अच्छा अभी एक इससे रिलेटेड याद रखिएगा, अभी इजराइल वाला जो संसद ये थोड़ा चर्चा में है। इजराइल के संसद का नाम आपका यदि पूछ लिया जाए, इजराइल या इजराइल के लीजिए है ना, इजराइल के संसद का नाम क्या है कहिएगा सर? नेसेट नाम है, नेसेट। ठीक है, नेसेट है ना। अभी प्रधानमंत्री यहाँ पर गए थे इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। इजराइल के संसद का नाम क्या है? नेसेट। बाकी जापान का डाइट कहलाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। देखिए कहता है कि रियाल मुद्रा इस देश की है, बताइए रियाल मुद्रा किस देश की है? तो भाई मेरे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कहिएगा सर? रियाल, सऊदी अरब का है रियाल, है ना। सऊदी अरब का क्या हो जाएगा कहिएगा सर? रियाल हो जाएगा। अच्छा रोमानिया की मुद्रा का नाम क्या है? ल्यू नाम है, ल्यू, ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान की मुद्रा का नाम क्या है? तो पाकिस्तानी रुपया, पाकिस्तानी रुपया तो है लेकिन यहाँ पर पाकिस्तानी आपको लगाना है, पाकिस्तानी रुपया। सऊदी अरब का रियाल हो गया, ये तो आपको याद रखना है। इसके अलावा अंगोला का यदि पूछ लिया जाए तो क्वांजा है, क्वांजा, ये भी पूछा जाता है कई बार। अंगोला का क्या हो जाएगा? क्वांजा मुद्रा का नाम है, ध्यान रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ पर है? ये भी आपका प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन है, जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ है? तो भाई मेरे ध्यान रखिएगा, अफ्रीका में पाई जाती है जनजातियों की सर्वाधिक आबादी जो है अफ्रीका में। करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ये रहा आपका लास्ट का होमवर्क, इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। सवाल है आपका कि भारतीय झंडे में जो चक्र है इसका रंग कैसा है बताना है, नीला है या लाल है या केसरी है या फिर काला है। ठीक है, तो इसका जवाब आप सभी को कमेंट करके बताना है। और पिछला क्लास नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा, सारा क्लास मिल जाएगा। या फिर आप चैनल पर भी जाइएगा तो शुरुआत का प्लेलिस्ट यही वाला है ना, बिहार डीएलएड 2026 करके इस प्रकार से मिलेगा, प्रैक्टिस सेट करके, तो देख लीजिएगा सारे क्लास को। और आप सभी लोग यदि पीडीएफ चाहते हैं फ्री में तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, या फिर पिन कमेंट में भी मिल जाएगा, या टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाइएगा, बीके स्टडी कॉर्नर सर्च कीजिएगा, 400+ अभी उसमें फॉलोवर है, तो वहाँ पर जाइएगा, फ्री में आप सभी को पीडीएफ भी वहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अब आपसे अगली क्लास में मेरे भाई, तब तक के लिए जय हिंद।